देखी थी एंड एक आइडिया स्प्रेड हुआ था लिबरल नेशनलिज्म का, जहां पे हमने देखा कि लोग जो है उनके दिमाग में फ्रीडम का कंसेप्ट बैठ चुका था, ठीक है। एंड वो अब हर तरीके से, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे वो पॉलिटिकली, हर तरीके से, हर स्फीयर से वो चाहते थे कि हम लिबरल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंजर्वेटिज्म डेवलप होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? आपने देखा है कि हर तरह के लोग रहते हैं, लिबरल लोग जो सोच रखते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव लोग, जो चाहते हैं कि सोसाइटी पे कोई आंच ना आए, जो चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो बना रहे, इसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो हम नहीं बोलते कि काफी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, इसको मॉडर्निटी पता नहीं है, ठीक है। चाहे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कोई ऐसा होता है, वो हमारे लाइफस्टाइल पे कमेंट करता है, जैसे कि मोस्टली हमारे जो ग्रैनीज होते हैं, तो हम बोलते हैं कि काफी कंजर्वेटिव थिंकिंग की, यानी इनको अब दुनिया का पता ही नहीं है, ये नए सोच नहीं रखते। तो मानो इसी तरह के कुछ तबके थे, यानी आफ्टर जब नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के बैटल ऑफ वाटरलू, तो काफी स्टेट्स उसको हराती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लोग उसके अपोज हो चुके थे, क्योंकि वो सिर्फ फ्रांस की बेहतरी कर रहा था। उसमें से लाइक जैसे ब्रिटेन है, रशिया है, पर्शिया है जो आज का जर्मन है, ऑस्ट्रिया है, तो उन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था 1815 में। अब कुछ ऐसी यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी जिन्हों मतलब जिनके दिमाग में कंजर्वेटिज्म आया था। इज्म बेसिकली आईएसएम, इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट, इट्स अ आइडियोलॉजी। फिर ये जो इज्म है ये किसी भी वर्ड के साथ लग जाए, लाइक लिबरलिज्म, ठीक है, लाइक सोशलिज्म, लाइक कम्युनलिज्म। तो इज्म का मतलब है थॉट, इज्म का मतलब है आइडियोलॉजी, एंड कंजर्वेटिव का मतलब मैंने आपको बोला कि वो बंदे, वो तबका जो कस्टम्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, एंड जो ट्रेडिशंस को प्रेफर करते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जहां पे हमारे ट्रेडिशंस जो है उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। तो अब ये जो कंजर्वेटिज्म पे जो चलने वाले ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, ये किस तरह की चेंज चाहती थी? ये चाहते थे कि जो नेपोलियन ने बदला, ठीक है, नेपोलियन ने क्या बदला था, उन्होंने मतलब मोनार्की रूल तो एस्टैब्लिश किया था, बट डेमोक्रेटिक वे में। लेकिन ये चाहते थे कि जो भी इनिशिएटिव नेपोलियन ने ली है, कुछ अच्छी इनिशिएटिव ली है, वो रहे बट अंडर मोनार्की रूल, ठीक है। तो ये चाहते थे, ये वैसा तो मतलब वैसा सिनेरियो नहीं खड़ा करना चाहते थे जो फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले थी हालत। ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में वैसी हालत हो। इट मींस कुछ चेंजेस ये भी चाहते थे, ठीक है, कुछ चेंजेस ये भी चाहते थे, एंड ये चाहते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, लाइक ए मोनार्की। वो मोनार्की, वो किंग जो हमारे ट्रेडिशन को बाजाबिता से प्रिजर्व करे, हमारी कस्टम्स को बाजाबिता से प्रिजर्व करे, और वो हमारा ही आदमी हो, मतलब कि वो भी कंजर्वेटिव थिंकिंग रखता हो। ये पहली बात हो गई, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने इनिशिएटिव ली कि मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम हर तरीके से मॉडर्निटी ला रहे हैं, तो हमारी आर्मी में भी अलग तरीके की आर्मी होनी चाहिए, डायनामिक हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही करेंसी डेवलप नहीं होनी चाहिए, यूरोप के कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है सबकी जो करेंसी है वो डेवलप होनी चाहिए। एंड फ्यूडलिज्म को ये भी अपोज करते थे, जैसे कि नेपोलियन ने किया था, ठीक है। एंड ये चाहते थे कि मोनार्की सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, उनमें उतनी पावर्स आ जाए कि आगे चल के लिबरलिज्म का ख्याल भी लोगों के दिमाग में नहीं आए। तो वो जो सारे स्टेट्स थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये जितने भी स्टेट्स थे, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। उसके बाद ये चाहते थे यूरोप के कॉन्टिनेंट का सेटलमेंट हो फिर से, जो मतलब कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग
एक जगह है वेनिया, ठीक है, वेना में ये लोग मिलते हैं। एंड वो जो वेना की मीटिंग है वो कौन होस्ट करता है, वो किसने बेसिकली ऑर्गेनाइज की होती है, जो राजा थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ठीक है, ड्यूक मैटरनिक। तो ये राजा थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। तो इन्होंने, इनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई एंड वहां पे एक तरह का एग्रीमेंट बनाया गया, ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है, 1850 में। एंड ये ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ, डिसाइड हुआ कि जितनी भी डायनास्टीज रह चुकी थी रेवोल्यूशन से पहले, उनको वापस से रीस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। यानी कि मकसद क्या था यहाँ पे, जो नेपोलियन वॉर हुआ, ठीक है, उससे पहले लुई 16 की मतलब हुकूमत थी फ्रांस के ऊपर, तो बाबर डायनेस्टी से वो ताल्लुक रखते थे। अब ये चाहते थे उसको रिस्टोर करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये तो फ्रांस के खिलाफ थे क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, तो ये लोग प्रमोट क्यों कर रहे थे वहां पे। बेसिकली बाबर डायनेस्टी जो थी वो भी कंजर्वेटिव थिंकिंग ही रखती थी, वो कस्टम्स पे ज्यादा, प्रिविलेज पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो दैट्स व्हाई इन्होंने समझा कि तो कल को आज एक रेवोल्यूशन आया, मतलब आज एक की वजह से रेवोल्यूशन आया, कल 1000 लोगों की वजह से रेवोल्यूशन आएगा और उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस को अपने ही मानो अपने ही भाई के अंडर रख लिया, ताकि फ्रांस जो है वो मतलब नेक्स्ट एनेक्सेशन रोक के, यानी जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेपोलियन ने या बाकी के जो लीडर्स थे फ्रांस में, उन्होंने रेस्टोर किया था अपना पावर, ठीक है, और उन्होंने अपना जो फ्रांस एक तरह से फ्रेंच सोसाइटी जो थी, ठीक, वो हर तरीके से फैलाई थी, बहुत सारे टेरिटरीज पे नाजायज कब्जा था, तो वो करना बंद कर दिया, ठीक है, कंजर्वेटिज्म ने। इन्होंने सोचा कि फ्रांस को हम इस तरह बांधेंगे कि इसका जो मतलब फैलाव है, यानी बाउंड्रीज को सेट करके रखेंगे, ताकि फ्रेंच एक्सपेंशन जो फ्यूचर में हो ऐसा कुछ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, कश्मीर है, ठीक है, अब कश्मीर से मतलब नॉर्थ या ईस्ट से अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है या चाइना है, तो चाइना कश्मीर में आएगा राज करने के लिए। लेकिन हमने जो बीच में बाउंड्रीज खींची है, ठीक है, ताकि अगर कोई भी फॉरेन रूलर, ठीक है, यहाँ पे एनेक्सेशन करने आए, कब्जा करने आए, तो उसका एक बफर जोन हो। बफर जोन का मतलब कि बीच में कोई ऐसी टेरिटरी हो, बीच में कोई ऐसा स्टेट हो जिससे हमें पता चले, जिससे हमें एक चेक रख सके फॉरेन रूल के ऊपर, ठीक है। तो सेम वैसे ही इन्होंने क्या किया, सेम वैसे ही इन्होंने फ्रांस में ये जो बाबर डायनास्टी है इसको रिस्टोर कर दिया, ताकि अगर फ्रेंच कोई भी फ्रांस में कोई भी खलबली हो, कोई भी रेवोल्यूशन की बात करे, तो इनको सीधे से पता चल सके। और जैसे ही वो रेवोल्यूशन मतलब एक तरह से ताव पे हो या एक तरह से पिछली बार की तरह कामयाब हो, तो यूरोप के जो ये कंजर्वेटिव जो डायनेस्टी है, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट्स है, ये वहीं पे उसको रोक दे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, इन्होंने हर तरीके से मोनार्की रूल फिर से एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कि बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया। तो पोलैंड को इस तरह अलग अलग डायनास्टी, छोटी छोटी डायनास्टी दी, रशिया हो गया, ठीक है, तो इनको इस तरह के से मानो टेरिटरीज में बांटा गया, और एक एक मतलब मानो एक एक मिनिस्टर इन्होंने रखा, वैसे ही इन्होंने एक राजा रखा, ठीक है। तो मेन जो इंटेंशन था वो ये था कि मोनार्की को रेस्टोर करना है। एंड नेपोलियन के जो भी मतलब उसने चेंजेस लाए हैं, कुछ चेंजेस उसमें सही थी, वो हम मतलब अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जैसे कि मोनार्की रूल पूरी तरीके से खत्म किया था, लोगों को लिबरल बनाया था, तो वो चीजें खत्म करनी है एंड कंजर्वेटिव ऑर्डर पूरे यूरोप में बनाना है। तो ये जो दौर एक तरह से चला था, ये 1815 से चला था, ठीक है, और पूरी तरीके से ये एरिस्टोक्रेटिक यानी एरिस्टोक्रेटिक रूल बन गया था,
ठीक है। एंड ये वो कट्टर लोग थे जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी डिसेंट। यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से गवर्नमेंट्स जो है, ठीक है, गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से अपने हाथ में कर लिया, लोगों को अपने हाथ में कर लिया, किसी को कोई भी कोई भी लिबरलिज्म नहीं दिया, कोई भी फ्रीडम नहीं दी। एंड उसके लिए इन्होंने सेंसरशिप लॉज रखे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। सेंसरशिप लॉज क्या होते हैं? शाबाश बताइए। मैम क्या फिर से बोलिए। सेंसरशिप लॉज कौन से लॉज होते हैं? एनीबॉडी? सना, जैनब, इंशा? देखो, जब भी कोई बुक निकलती है, जब भी कोई मूवी निकलती है, जब भी कोई सॉन्ग या कुछ भी निकलता है या न्यूज़पेपर, ठीक है, तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज लिखी गई है, मेंशन की गई है, जिससे लोगों के जज्बातों को मतलब हर्ट हो सकता है, मजहब के बिना पे, मतलब कोई भी चीज, तो उसको चेक करने के लिए एक अलग तरीके से एक डिपार्टमेंट रखा जाता है। तो वो सेंसरशिप लॉज कहलाते हैं, यानी वो लॉज जिसमें आप किसी के मजहब को हर्ट नहीं कर सकते, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मूवीज बनती है, उसके लिए अलग एक बोर्ड डायरेक्टरी है इंडिया के अंदर। तो कोई भी मूवी जब पहले बनती है तो पहले उनको दिखाई जाती है कि पब्लिक के सामने इसको डिस्प्ले करना ठीक है या नहीं। दैट इज सेंसरशिप। तो इन्होंने पूरी तरीके से सेंसरशिप लॉज लगाए गए। तो क्या लिखा जाता था न्यूज़पेपर्स के अंदर? किसी ने आजादी के बारे में कुछ तो नहीं लिखा, ठीक है। बुक्स में किसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस तो नहीं किया। कोई ड्रामा कर रहा है, स्किट कर रहा है, जो स्टेज पे छोटे छोटे प्लेज हो रहे हैं, उस पे आजादी के, जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस पे आजादी के मतलब स्किट्स होते हैं, या मतलब हिस्ट्री दोहराई जाती है ड्रामास में। तो ये सारी चीजें पूरे यूरोप में बंद कर दी गई। इनफैक्ट सॉन्ग्स पे भी एक तरह का चेक रखा गया कि सॉन्ग्स जो है, अगर वो कंपोज किए गए हैं, क्या उसमें कोई आजादी के बारे में कुछ तो नहीं डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो जो भी वो चीज जिसमें आइडिया हो लिबर्टी का, फ्रीडम का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से वाबस्ता हो, तो सब पे एक तरह का चेक रखा गया, ठीक है, और बैन किया गया। और ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है, ये पूरी तरीके से इतनी स्ट्रांग बन गई, ठीक है। तो जो भी मतलब ऐसा नहीं था ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, अब यहाँ पे मोनार्की आएंगे, ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेसी को हमने टेस्ट किया है, इट मीन्स हमें वो पसंद आया। तो क्या पूरी तरीके से लोग इस मोनार्की को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरीज अभी भी बचे हुए थे जो क्रिटिसाइज करते थे कंजर्वेटिव ऑर्डर का, ठीक है। तो उनके पास जैसे प्रेस वगैरह है, ठीक है, स्टिल वो उसके बारे में लिखते थे। लिबरल ने इन सारे इश्यूज को लिया एंड एकजुट होके फिर से एक रिवॉल्यूशन का सोचा। यानी पहले फ्रांस में रिवॉल्यूशन था, अब वो चाहते थे यूरोप में, यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन लाना। समझ आया? यस मैम। क्योंकि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, उसने हर तरीके से हर तबके को इंस्पायर किया था, ठीक है। तो ये जो मतलब एक तरह से जो छाप छोड़ गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, ये उस चीज को मिटा नहीं पाए पूरी तरीके से। समझा? यस Yes, मैम। तो उसी से जुड़े थे कुछ रेवोल्यूशनरीज जो फर्दर यूरोप के रेवोल्यूशन के लिए लड़ते हैं, ठीक है।
तो वो आपका अगला टॉपिक रहेगा, द रेवोल्यूशनरीज। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने मेन टॉपिक्स ही रिवाइज करने हैं जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो मुझे बताइए, आजान आपको समझ आया? वैसे समझ आने में बहुत ज्यादा कम चांसेस है क्योंकि आप आजान ये क्लास नहीं देते हो। आपको पता है ना कि आपका एग्जाम होने वाला है। क्या आपने ट्यूशंस वगैरह में पढ़ाई की है आजान? तो कंजर्वेटिज्म समझ आया? Yes, ma'am. व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? मैम फिर से बोलिए। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? हम कंजर्वेटिज्म हम कह सकते हैं कि जो लोग थे वो कंजर्वेटिव्स या वो लोग जो माइंड में जो थॉट्स थे ज्यादा इम्पोर्टेंस जैनब नहीं आपकी देते थे आवाज ट्रेडिशन या स्टेट या सोसाइटी को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसलिए ट्रेडिशन ज्यादा प्रेफर करते रहना, उनको अपने अंदर ज्यादा चेंज नहीं लेते। या हम कहते हैं ट्रेडिशन का मतलब होता है थॉट्स, इसको हम कह सकते हैं थॉट्स जो होते हैं लोगों के दिमाग में जो प्रेफर करते हैं ज्यादा, वही ट्रेडिशनली वो ज्यादा मतलब स्ट्रेस देते हैं ज्यादा या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन पे। ओके, अब बताओ आजान, व्हाट इज कंजर्वेटिव? अब बताओ आजान, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? सना बताइए, कंजर्वेटिज्म कब से लागू हुआ? मैम 1815 से। व्हाट? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी मैम। आपकी मैम कंजर्वेटिज्म आया इंशा आफ्टर बताइए। मैम। मैम। हाँ जी, मैम मैं बोलूं, मैम जो ये कंजर्वेटिज्म है ये आफ्टर 1815 के बाद आया। 1815 के बाद क्या हुआ था ऐसा?
रौनक आप बोलिए 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ था? एक खास इवेंट हुआ था 1815 के बाद। चलिए लीव कीजिए। मैम हमारा होमवर्क था ना? मैम होमवर्क था ना हमारा? हाँ जी होमवर्क। मैम होमवर्क। आपकी आवाज नहीं। मैम मैम होमवर्क था ना हमारा? मैम मैम हाँ जी बताइए। मैम होमवर्क था ना हमारा? क्या हो गया, आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ जी आपने मैम किया। मैम नेटवर्क इशू है इसीलिए। बेटा ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैम नेटवर्क इशू आ रहा है।